Hello friends, welcome to my channel EcoMaster, and today's videos is about class 11th chapter 5 theory of demand in microeconomics. तो ये वीडियो में हम as you can see the name of the chapter theory of demand के बारे में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो इसके लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। उसमें जो है मैंने बात बात पे डिमांड के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में थोड़े बेसिक्स बताए हैं, तो उससे आपको और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे आज डिमांड के बारे में इस चैप्टर में, जिससे जो है हमें पता चलेगा कि हम जो स्टार्टिंग से डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड है क्या चीज। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। दीज आर आर कंसेप्ट टॉपिक्स। पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम जानेंगे। हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा। अगला डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में हम जानेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक तरह का आप समझ लीजिए जैसे हमने हर एक ग्राफ के लिए एक शेड्यूल बनाया था, उसी टाइप का है। एक प्रॉपर टेबल बनाया जाएगा, उसमें हम जानेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, उसकी डिमांड क्या क्या रहती है, और मार्केट में ओवरऑल पूरे मार्केट का सारे इंडिविजुअल्स का मिला के वो बनेगा हमारा मार्केट शेड्यूल। इससे आप समझ ही सकते हैं इंडिविजुअल और मार्केट में क्या डिफरेंस है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो वेट, जब हम आगे पहुंचेंगे और डिटेल में इसको से जानेंगे। तीसरा, जैसे हमने पहले वीडियोस में बहुत सारे कर्व्स देखे हैं, यहाँ भी आपको मिलेगा डिमांड कर्व और उसका स्लोप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिमांड फंक्शन। एक फंक्शन बनाया जाएगा डिमांड को लेके, उसमें रिलेशनशिप्स बताए जाएंगे। अब जैसे हमने पहले जितना भी वीडियोस में आपको मैं पढ़ा रहा था, डिमांड को हम जो है प्राइस से रिलेट कर रहे थे, लेकिन प्राइस इजंट द ओनली फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है। बहुत से अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या और डिटर्मिनेंट्स है, सारे के सारे हम जानेंगे यहाँ पे। ओके, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये है कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज। के जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस के चेंज होने पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पहले भी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि हम पहले वीडियोस में डिमांड के बारे में बात कर ही रहे थे, तो जान रहे थे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ेगी घटेगी क्या होगा एंड ऑल, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। अब यहाँ पे वर्ड है क्रॉस प्राइस, नॉट प्राइस। प्राइस और क्रॉस प्राइस में डिफरेंस है। प्राइस एक कमोडिटी की खुद का प्राइस, क्रॉस प्राइस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को किसी दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से कैसा इफेक्ट पड़ता है। अपने प्राइस पे नहीं, अपना प्राइस उसका सेम है, दूसरे का प्राइस जो है चेंज हो रहा है, उससे उसको कैसे इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ऐसे गुड्स जो रिलेट करते हैं उससे, थोड़ा सोचिए इसके बारे में भी। बाकी हम जाएंगे आगे तो इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। एज आई टोल्ड यू पहले भी, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पॉइंट में कि डिमांड के वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बारे में, तो यही चीज आपको बता रहा था, एक प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड को जो इफेक्ट करता है, और भी फैक्टर्स है। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसमें इनकम की बात आ गई, इनकम भी इफेक्ट करता है डिमांड को। पहले भी आपको बढ़ाया था, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, हम ज्यादा डिमांड करेंगे, वही चीज यहाँ पे है। इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब और एक टॉपिक आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे क्या क्या है, उससे जो है डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जिनके बारे में हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स वेट एंड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पहले तो आप सोचिए डिमांड का मतलब, आई थिंक आप सबको पता होगा कि डिमांड, हम लोग यही सोचते हैं कि मेरी ये डिमांड है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे डिमांड का मतलब यही होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी वांट क्या है, हमारी डिजायर क्या है, हम क्या चाहते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफर हो जाता है। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, डिजायर और वांट में। एक डिजायर और वांट, इन दोनों और हमारी डिमांड के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। एंड यही फर्क है जो इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिजायर से, वांट से
हमारी चाहत से अलग करता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। डिमांड होती तो डिजायर ही है, लेकिन backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। उसके साथ साथ हमारे पास उतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, हमारी डिजायर है उसको खरीदने की, उसके लिए हमारे पास उतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अब डिजायर तो हर बंदा करता है कि मेरे को मर्सिडीज मिल जाए, लेकिन हर कोई खरीद पाता है क्या? नहीं। तो वो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी अगर उसके पास उतना पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। प्लस एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। अब ये भी नहीं है कि आपके पास जो है पैसा तो बहुत सारा है, समझ लो एक अंबानी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका मनी नहीं है उस चीज पे पैसा खर्च करने का, तो वो जो है डिमांड नहीं कहलाएगी। समझे? डिमांड वही चीज होगी जो आप डिजायर तो कर रहे हो उस चीज को, लेकिन उसके लिए आपके पास उतनी परचेसिंग पावर होनी चाहिए, खर्च करने के लिए उतना पैसा होना चाहिए, प्लस आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको उस पर स्पेंड करने की। ये नहीं है कि पैसा तो आपके पास है ही नहीं लेकिन आप उस पर खर्च करना ही नहीं चाहते, तो वो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब इसलिए थोड़ा चेंज हो जाता है इनको ऐड करके। अब यहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों के बीच में डिफर क्या है उसके लिए ये देखिए, मैंने नीचे एक छोटा सा डिमांड शेड्यूल बनाया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था उसी के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइस। जब प्राइस 1 रुपए है तो मैं 4 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। जब मेरे पास प्राइस 2 रुपए है तो मैं 3 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। जब प्राइस 3 रुपए है तो मैं 2 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। जब प्राइस 1 रुपए हो गया उस गुड़ का तब मैं 4 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस लिखा है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, डिमांड नहीं लिखा। इस टेबल में यहाँ पे प्राइस लिखा है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है कि मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। यहाँ पे डिमांड क्यों नहीं है? एनी आइडिया? देखो, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। क्वांटिटी डिमांडिंग एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। जैसे प्राइस 1 है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, मैं उस पर 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 4 है। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 3 है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना जो है मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, ये हुआ क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस पे। डिमांड क्या हुआ? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये ओवरऑल जो है ये हमारा डिमांड कहलाएगा कि कितने, ये 1 रुपए पे मैं 4 खरीद रहा हूँ, 2 पे 3, 3 रुपए पे 2, 1 रुपए पे 4, ये मेरा पूरा डिमांड है। डिमांड में ओवरऑल शो हो रहा है कि कौन से प्राइसेस पे मैं कितनी क्वांटिटी डिमांडेड ले रहा हूँ। जो ओवरऑल ये सारा का सारा है ये मेरी डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कौन सी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। डिमांड जो है अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पे मैं कितनी जो है क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, वो हुआ मेरा डिमांड। ओके, डिफरेंस समझ में आया दोनों में? क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक छोटा सा हिस्सा है। डिमांड ओवरऑल पूरा का पूरा अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पे मैं कितनी क्वांटिटीज डिमांड कर रहा हूं। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था डिमांड शेड्यूल जो मैंने आपको बनाया था। इतने से एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे यही वही डिमांड शेड्यूल दे रखा है। इसको अगर आप हटा देंगे तो प्राइस 1 पे 4 यूनिट्स, सेकंड पे 3, थर्ड पे 2 एंड फोर्थ पे 1। अब सोचिए जरा कि वो एक कंज्यूमर था जिसका नाम है ए, तो ए कंज्यूमर का ये डिमांड शेड्यूल है। एक और कंज्यूमर है मार्केट में, उसका नाम है बी, यहाँ उसका डिमांड शेड्यूल देखते हैं। एक प्राइस पे 5, 2 प्राइस पे 4 यूनिट, 3 रुपए पे 3 यूनिट्स एंड 4 प्राइस पे 2 यूनिट्स। अब इंडिविजुअल और मार्केट में फर्क क्या है?
यहाँ हम इस डेफिनेशन पे जाते हैं दोनों की, फिर उसको हम शेड्यूल से कंपेयर करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that particular person in a market is ready to buy at different possible prices. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है। अगर हम खाली ए वाले का ले इस प्राइस के साथ तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अगर हम यहाँ ए को गायब कर दे, खाली बी का ले, तो ये जो है खाली बी वाला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बी का शो करता है। लेकिन मार्केट क्या है? मार्केट जो है सारे कंज्यूमर्स के साथ में जो है मार्केट का डिमांड निकालता है। मार्केट में सब आएंगे। अभी ये खाली अगर हम ए का ले रहे हैं तो एक इंडिविजुअल ए, बी का ले रहे हैं खाली तो इंडिविजुअल बी। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा मार्केट का डिमांड, क्योंकि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान के चलो अगर दो इंडिविजुअल है मार्केट में ए और बी, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, जैसे एक प्राइस पे ए ले रहा था 4 यूनिट, बी ले रहा था 5 यूनिट, मार्केट डिमांड में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब मार्केट ले रही है 9 यूनिट, प्राइस 2 पे 3 + 4 7 यूनिट, 3 प्राइस पे 2 + 3 5 यूनिट, 4 प्राइस पे 1 + 2 3 यूनिट। अब ये देख सकते हैं आप दोनों ही केसेस में, इंडिविजुअल ए लो या बी लो, इंडिविजुअल डिमांड जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर हम मार्केट ले तो मार्केट भी जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। प्राइस जैसे जैसे कम बढ़ता जा रहा है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होता जा रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो दोनों ही केसेस में होल्ड करता है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, दोनों ही केसेस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, सो गाइस दिस इज आवर टॉपिक, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व एंड डिमांड स्लोप। अब इसमें भी दो ही है, जैसे डिमांड शेड्यूल में था इंडिविजुअल एंड मार्केट। बेसिकली कर्व है क्या, मैंने आपको पहले भी जब इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स बता रहा था कि डिमांड शेड्यूल बना के ही हम उसके थ्रू जो है कर्व बनाएंगे, एक टेबल बनाया जाएगा, उसी से हम एक कर्व बनाएंगे। जैसे बाकी के हमने कर्व्स में देखा था, पीपीसी बनाया था, आईसी बनाया था एंड ऑल, इसी में भी यही चीज है। तो डिमांड कर्व बेसिकली इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल का टेबल है उसका हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे हमने वो एग्जांपल देखा था पीछे, याद है, ये ए का डिमांड शेड्यूल, ये बी का और ये मार्केट का। अब पहले हमने देखो ये ए का डिमांड शेड्यूल दे रखा है, इस साइड वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है। हमने जब इसको जो है प्लॉट किया, फोर्थ प्राइस पे क्वांटिटी 1, 3 पे 2, 2 पे 3 एंड प्राइस 1 पे 4 क्वांटिटी। इधर यही चीज, प्राइस जब 4 है तब क्वांटिटी 2, प्राइस जब 3 है तब क्वांटिटी 3, प्राइस जब 2 है तब क्वांटिटी 4, प्राइस जब 1 है तब क्वांटिटी 5। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये हमारा तीसरा ग्राफिकल शेड्यूल बनेगा। 4 + 5 9, तो प्राइस जब 1 है तब हमारा ये 9। तो ये पॉइंट्स थे, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे डी है, ये पॉइंट यहाँ पे एच है, तो हमारा जो तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा प्राइस 1 पे वो डी + एच, यानी कि 5 + 4 यानी कि 9 क्वांटिटी पे। इसी तरीके से हमने जो है मार्केट का ग्राफ बनाया, कर्व बनाया है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब देखिए, चाहे वो कोई भी कर्व हो, हर कर्व का फॉर्मूला यही रहता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। अब इसके ये देखो, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हमने पहले भी देखा था, इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है डिमांड कर्व। पहले कर्व्स में भी आपको डिटेल में बता रखा है कि अपवर्ड कब जाता है, डाउनवर्ड कब जाता है। ओके, तो वो यही चीज शो कर रहा है। तो अगर पहले की वीडियोस आप देखेंगे उनमें बेसिक्स में बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, इसलिए डाउनवर्ड जा रहा है। dy/dx, ये ट्राइंगल जो है चेंज जो है शो करता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो है y एक्सिस पे, तो चेंज इन p अपॉन में चेंज इन q। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको ये नेगेटिव साइन दिखेगा, ये नेगेटिव साइन जो है, माइनस का साइन है, वो शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा।
अब यहाँ पे जैसे ये मैंने डिमांड का एक ग्राफ बना रखा है, ओके, समझिए ये पॉइंट है, यहाँ से चेंज होके ये इधर गया, नीचे की तरफ गया, तो प्राइस में इतना चेंज आया है और क्वांटिटी में इतना चेंज आया है, तो यहाँ पे हमने उसको इस फॉर्मूले में पुट किया -AB माइनस BC। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, ये हमने जितने भी कर्व बनाए हैं ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाए हैं, तो ये जो है हर पॉइंट पे सेम रहेगा, चेंज जो है हर पॉइंट पे सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। जैसे हमने बजट लाइन जब पढ़ी थी वो भी स्ट्रेट लाइन था, इसलिए उसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम था, आईसी का चेंज हो रहा था, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है उसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है, ओके। तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि इसका कर्व जो है स्ट्रेट लाइन है, ये चीज आपको बताने के लिए यहाँ पे डिमांड कर्व को ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रखे, ओके, कि हर पॉइंट पे जो है सेम है। यही याद है आपको, पहले भी बताया था, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उस हिसाब से जो है ग्राफ का शेप जो है कन्वेक्स या कनकेव बनता है, लेकिन अगर स्लोप सेम हो, कांस्टेंट रहे हर पॉइंट पे, तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये आपका डिमांड कर्व और उसका स्लोप था, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। So guys, our next topic is demand function and its various determinants। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्शन पे देखे, डिमांड जो है खाली प्राइस पे इफेक्ट नहीं करता, डिमांड के और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट्स हमारे वही चीज आगे जो डिटरमाइन करती है हमारी डिमांड को, और भी बहुत से फैक्टर्स है। तो हम यहाँ पे दो टाइप के डिमांड फंक्शन बनाएंगे, पहला इंडिविजुअल और मार्केट। Demand function shows relationship between demand for a commodity and its various determinant, example price and income। जैसे मैं बताया था बहुत से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो डिमांड फंक्शन वही शो करता है रिलेशनशिप एक कमोडिटी की डिमांड का और उसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का, एग्जांपल जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, वो कैसे इफेक्ट करते हैं एंड ऑल। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन सबसे पहले जानते हैं, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, डिमांड फॉर एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, Pr, Y, T एंड E। अब ये इसमें 5 फैक्टर्स दिखाए गए हैं, तो इनके बारे में जानते हैं है क्या। F शोज फंक्शन, Dx हमारा है डिमांड, Px दिस इज प्राइस ऑफ द गुड, जो उसके खुद का प्राइस है उस गुड का। Pr क्या है फिर, Pr है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अपने खुद का नहीं, किसी और गुड का प्राइस जो उससे रिलेटेड है किसी तरीके से, उसके बारे में आगे देखेंगे। Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कितनी है कंज्यूमर की अपनी। टी, जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है वो फैक्टर है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसका खुद का टेस्ट कैसा है, उसे वो गुड पसंद है या नहीं है एंड ऑल। एंड आखिर में ई, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, अब कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है। अब इन सारे फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, तभी आपको और थोड़ा अंदाजा आएगा। सबसे पहला ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके बारे में आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, आपको खुद को भी पता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हम जो भी किसी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, अदर थिंग्स बिन कांस्टेंट, यानी कि जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, उनमें कोई और किसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिलेटेड गुड का प्राइस सेम है, इनकम सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेशंस भी हमारी उतनी है, तो प्राइस और जो है क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। पहले भी हमने जो देखा डिमांड शेड्यूल में भी, डिमांड कर्व में भी यही चीज बता रहा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा तो हम जो है कम क्वांटिटी खरीदेंगे उसकी, प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, तो यही चीज पहला जो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स जो किसी तरीके से उससे रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए दो टाइप के गुड्स की बात हो रही है, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो लेट्स सी what is substitute goods। substitute goods are the one that can be substituted for each other, जिसको एक दूसरे के बदले हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो ऐसे रिलेटेड है। इसका एक आप एग्जांपल लेके देखिए, टी और कॉफी। अगर जो है टी मेरे पास नहीं पड़ी तो मैं कॉफी पी सकता हूँ, कॉफी नहीं पड़ी तो टी पी सकता हूँ, दोनों को हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द वन which are used together and one complete demand for other। ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, एक की डिमांड दूसरे की डिमांड को पूरा करती है, सिंगल जो है हमें वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। एक एग्जांपल यही लीजिए,
ये पेन और इसके अंदर इंक। पेन एंड इंक बहुत अच्छा एग्जांपल है। खाली पेन किसी काम का नहीं है अगर उसमें इंक ही नहीं है। तो अगर हमारे पास इंक है तो जब तक पेन नहीं है उसमें डालने के लिए, भरने के लिए इंक, तो उस इंक का हम क्या यूज करेंगे? तो दोनों साथ में ही यूज होंगे, तभी दोनों की डिमांड पूरी होगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं इनका जो है डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स गो कि जानते हैं इनके बारे में कि ये लोग जो है डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो गाइस, हम अब जान रहे थे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने देखा, तो उनका इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स अभी बताया जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो इसके बारे में जरा देखिए। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर, सो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये चीज वैसे बोल रहा है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। यही एग्जांपल से देखते हैं, जैसे टी और कॉफी, दोनों का प्राइस अभी समझ लो सेम चल रहा है, मैं कोई भी ले सकता हूँ टी या कॉफी। एक तो अगर जो है टी का प्राइस बढ़ जाए तो मैं कॉफी ज्यादा खरीदूंगा, क्योंकि टी की परचेज में कम कर दूंगा ना, टी अब महंगा हो गया तो मैं कॉफी लूंगा। यही अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा होता तो मैं टी ज्यादा लेता, कॉफी क्योंकि महंगी हो गई है। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को बढ़ा सकता है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ सकता है, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे का डिमांड कम हो सकता है। यही अगर टी सस्ती हो जाती महंगी होने की बजाय तो मैं कॉफी कम खरीदता, क्योंकि अब टी सस्ती हो रही है, टी जो है सस्ती है कॉफी के कंपैरिजन में। तो बस यही जो है पॉजिटिव रिलेशन है। यही कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर, सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। यहाँ पे अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो ये इनवर्स रिलेशन है दोनों का, नेगेटिवली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसी का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर पेन महंगे होने लग गए तो लोग पेन कम खरीदना चाहेंगे, लोग पेन कम खरीदेंगे तो इंक भी तो कम ही बिकेगी। क्यों? क्योंकि अब पेन कम ले रहे हैं लोग तो इंक की भी कम जरूरत है, तो वो भी कम बिकेगी, इंक की भी डिमांड कम होगी। सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सो आवर नेक्स्ट फैक्टर इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम के बारे में मैं आपको बार बार बताया जा रहा था पहले भी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेज करेंगे। लेकिन इधर आप देखना, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ आपको कोई चीज पता चलेगी। चेंजेस इन इनकम ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड। यहाँ पे लिखे अलग अलग टाइप ऑफ फूड के। आगे देखते हैं कि डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। अब यहाँ पे बात हो रही है कि डिमांड फॉर नॉर्मल गुड है वो इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर हमारे इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी। वाइल डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इनकम एंड वाइस वर्सा। यहाँ लिखा हुआ इंफीरियर गुड्स, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी। यहाँ तो उल्टा रिलेशन आ रहा है इनकम को लेके। अभी तक हम देख रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा परचेज करेंगे, वो हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे टाइप का गुड भी आता है, वो है इंफीरियर गुड। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ दो टाइप की गुड्स की बात हो रही है। पहला नॉर्मल जिसका पॉजिटिव रिलेशन है, दूसरा इंफीरियर गुड्स, जिसका इनवर्स रिलेशन है। नॉर्मल से आप समझ ही सकते हो जो नॉर्मली हम लोग चीजें वगैरह खरीदते हैं एंड ऑल। इंफीरियर से आपको आई थिंक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा लग रहा है इसके अंदर। तो अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं कि ये दोनों होते क्या है, तभी आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। सो लेट्स गो फर्दर। सो अभी हमने देखा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में, इनकम इफेक्ट क्या असर करता है उस पर, इनकम से क्या फर्क पड़ता है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये लोग है क्या, ये दोनों गुड्स टाइप के है क्या। नॉर्मल गुड्स आर दोस इन विच देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी भी बताया पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, हम ज्यादा डिमांड करेंगे। Inferior goods are one in which there is negative relationship between price and quantity demanded। इधर दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है। दूसरा
सो यही चीज के इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी एसेंशियल ऑफ लाइफ। एसेंशियल ऑफ लाइफ जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको कंज्यूम करना ही करना पड़ता है। ये हो भी सकते हैं नॉर्मल गुड्स, नहीं भी हो सकते। इंफीरियर गुड्स, दीज आर एसेंशियल ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल कोर्स ग्रेन, you can understand coarse grains, okay, they buy them as they are essentials। अब उन्हें लोग लेते ही इसलिए क्योंकि वो essentials होते हैं। अब here there is always inverse relationship between price and quantity demanded। नॉर्मल गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लोग इन्हें कम खरीदेंगे, प्राइस कम होंगे तो लोग इन्हें ज्यादा खरीदेंगे। वही प्राइस और इनका गुड्स का इनवर्स रिलेशन, वही था लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में हियर मे और मे नॉट बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। चलो अब इतना कुछ तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट्स है जो लिखे हुए हैं। आई बेट के अभी बहुत से लोग होंगे जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आएगा नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है। चलो थोड़ा हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ये पेन कह रहा हूँ सॉरी, ये पेन मेरा एक नॉर्मल गुड है, ये महंगा हो जाएगा तो मैं कोई और खरीद लूंगा। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा इसे। ये मेरा नॉर्मल गुड हो गया। नॉर्मल तो आप समझते ही हो, नॉर्मल मींस नॉर्मल, यू कैन गेस आई थिंक। इंफीरियर का मतलब यहाँ पे आ ही गया है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू कैन अंडरस्टैंड। जो थोड़ी इंफीरियर है, कम है उसका बहुत, यू कैन से हम नहीं खरीदना चाहेंगे उसे, लोग पसंद ही नहीं करेंगे। अब कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आजकल तो हर घर में आरओ लगा होता है, पहले आरओ नहीं होता था तो लोगों को जो पानी पीना पड़ता था वो थोड़ा गंदा आता था। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते थे, आपको क्या लगता है वो अपने लिए आरओ खरीदेंगे कि नहीं? अच्छा पानी खरीदेंगे कि नहीं पीने के लिए? पानी अब क्या चीज है? पानी एक एसेंशियल है लाइफ की, बिल्कुल बहुत जरूरी है पानी जीने के लिए। अब पानी में देखो, हम जो है खरीद सकते हैं अच्छा पानी, जहां से हमें आरओ जैसा अच्छा पानी मिले तो हम वो ले सकते हैं। लेकिन जो पानी हमारे घर पे आ रहा है वो इतना अच्छा आ नहीं रहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम वो ले सके। तो जो पानी थोड़ा गंदा आ रहा है वो इंफीरियर हुआ। अब बताओ हम कौन सा लेना चाहेंगे, जो पानी थोड़ा अच्छा है पीने में, जिसमें थोड़ी गंदगी कम हो, या वो वाला जो थोड़ा सा गंदा है, आरओ जितना अच्छा नहीं है? ऑब्वियस ही बात है हम आरओ वाला लेना चाहेंगे। तो वो जो आरओ वाला पानी है वो नॉर्मल गुड हुआ। अगर जो है हमारा इनकम बढ़ गई फिर तो हम और खुले उससे ले पाएंगे पानी, बचा बचा के भी नहीं पिएंगे। लेकिन जो दूसरा गुड है, जो थोड़ा कम अच्छा पानी है, वो इंफीरियर क्यों हुआ? क्योंकि देखो वो हमारे लिए लाइफ के लिए एसेंशियल है। जिन लोगों की इनकम बहुत कम है, क्या लगता है वो लोग जो है उसको, उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है फिर भी उन्हें वो खरीदना तो पड़ ही रहा ना? बिल्कुल खरीदना पड़ रहा है क्योंकि वो उनके लिए लाइफ के लिए एसेंशियल है। वो इंफीरियर है, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इंफीरियर क्वालिटी का पानी है, फिर भी हमें वो लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे लिए वो जरूरी है लाइफ के लिए। क्या कर सकते हैं हम? ग्रेन्स भी दो टाइप के आ गए, जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनकी इनकम ज्यादा है, जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे। दूसरे लोग क्या, जिनकी क्वालिटी कम है वो वाला लेंगे, बिल्कुल क्योंकि उनकी इनकम कम है, फिर भी उन्हें लेना ही पड़ रहा है ना। सी, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। वो इंफीरियर गुड है, नॉर्मल गुड उस टाइप के हुए। अब ये भी याद रखना कि दोनों गुड्स, ऐसा नहीं है कि जो गुड नॉर्मल है वो हर एक के लिए नॉर्मल है, जो गुड इंफीरियर है वो हर एक के लिए इंफीरियर है। ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, उसकी सिचुएशन के ऊपर लाइफ की। कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो मिडिल क्वालिटी के है, वो किसी के लिए नॉर्मल हो।
रही बात जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो हाई क्वालिटी के खरीद सकते हैं, उनके लिए तो मिडिल क्लास भी इंफीरियर हुआ। कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम हमारे जैसे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो खरीद प्रोडक्ट्स भी तो मिडिल क्लास के लेंगे, वो उनके लिए नॉर्मल हुआ। लेकिन जो बहुत गंदे चीजें हैं उनको वो क्या लेंगे, जो बहुत लो क्वालिटी के हैं, वो उनके लिए तो इंफीरियर हुआ। बिल्कुल। तो ठीक है, इंफीरियर और नॉर्मल गुड ऐसे डिपेंड करता है लोगों की सिचुएशन पे भी, उनकी इनकम पे भी, और उनके लाइफ के जो हिसाब किताब चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा गुड किसके लिए नॉर्मल है, किसके लिए इंफीरियर है। ओके, तो इन तरीके से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत और अंदाजा हुआ होगा कि नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड कौन से होते हैं। अब यहाँ पे तो देखो नॉर्मल गुड्स में प्राइस का वो कर रहा है, इंफीरियर में क्यों नहीं कर पा रहा। इंफीरियर में यहाँ पे लिखा हुआ है मे और मे नॉट। लॉ ऑफ डिमांड काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। समझो इंफीरियर गुड्स का जो है सस्ता होता जा रहा है, तो हम जो है वो ज्यादा लेंगे कम लेंगे, वो जो है उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो लॉ ऑफ डिमांड काम कर जाए। ओके, सो ये लॉ ऑफ डिमांड वहां काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर और वो इनकम वाला भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। अगर समझो ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो क्यों करता है, यहाँ पे देखते हैं। इधर तो हमने देखा अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे वो। इंफीरियर गुड में अगर हमारी इनकम बढ़ गई, समझो पहले हमारी इनकम कम थी तो इसलिए हमें इंफीरियर वाला गुड लेना पड़ रहा था क्योंकि वो जरूरी था हमारे लिए। अब हमारी इनकम बढ़ चुकी है तो हम क्या अभी भी लो क्वालिटी वाला लेंगे, अब तो हाई क्वालिटी वाले लेंगे ना। तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई हमारी इनकम बढ़ते ही। सी, इसलिए इनकम और उसमें इंफीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशन आता है। इस तरीके से हम दे पा रहे हैं, तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट इसमें पॉजिटिव है। आई बेट अब आपको काफी हद तक नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो अब आगे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फैक्टर। सो गाइस, आवर नेक्स्ट फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप इसका मतलब समझते ही होंगे, लोगों का टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। तो डिमांड आल्सो डिपेंड ऑन these are influenced by advertisement, change in fashion, climate change, new inventions. Demand increase if one has high preferences for it and vice versa. बेसिकली ये चीज बोल रहा है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऐसे ही नहीं रहते, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। क्या क्या फैक्टर्स उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कोई नई एडवर्टीजमेंट आ रही है, कोई बहुत अच्छा फिल्म स्टार किसी चीज को लेके एडवर्टाइज कर रहा है, तो लोगों की प्रेफरेंसेस उसको लेके बढ़ जाती है, उस चीज को लेके वो उस गुड़ का ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। क्लाइमेट चेंज है, ठंड में लोग अलग जो है उनका टेस्ट हो जाता है, अलग कपड़े लेते हैं, गर्मियों में लोग अलग कपड़े लेते हैं एंड ऑल। न्यू इन्वेंशंस, कोई नई इन्वेंशन आ रही है मार्केट में, पहले लोग कौन से फोन यूज किया करते थे, अब कितने बढ़िया बढ़िया फोन्स आ गए हैं, तो लोगों का जो है प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, अब उन फोन की बजाय वो नए बढ़िया फोन्स डिमांड करते हैं एंड ऑल। अलग फैशन में बदलाव आ रहा है, पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, अब लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा कैसे फैशन में चेंज आ रहा है। एंड बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके साथ लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है और वो नई नई चीजें प्रेफर करना चाहते हैं। बेसिकली तो ज्यादातर यही होता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टेस्ट जो है पुरानी चीजों को लेके ज्यादा अच्छे होते हैं, जिनको जैसे आप देखो आजकल लोग नए गाने ही सुनते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पुराने गाने बहुत पसंद होते हैं। तो यही चीज मैं वैसे बता रहा हूँ, हर लोग का टेस्ट और प्रेफरेंस डिफरेंस होता है, वो चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम। ऐसा ही नहीं होता कि एक टाइम तक सेम ही रहे, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से डिमांड में चेंज आता है। अगर किसी चीज को लेके हमारा प्रेफरेंसेस बढ़ गई तो हम उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे, वहीं हमारी प्रेफरेंस शिफ्ट हो गई, अब हम दूसरी चीज को ज्यादा डिमांड करेंगे, जो जिसके हमारे को जो पहले पसंद था अब वो हमें नहीं पसंद, हम दूसरा लेना चाहते हैं, तो पहले वाले की डिमांड कम हो जाएगी और जो नया हम प्रेफर कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो फिफ्थ पॉइंट, और ये हमारा इंडिविजुअल का लास्ट फैक्टर है, एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन से आप समझते होंगे वर्ड, किसी चीज को एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे बेसिकली इफ वन एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन नियर फ्यूचर, ही मे डिसाइड टू चेंज इट्स प्रेजेंट डिमांड। अब याद है मैंने आपको, जब हम पहली वीडियो में भी देख रहे थे, मैंने आपको एक बार बताया था, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसका प्राइस कम होगा, लेकिन अगर वो कम अवेलेबल है, उसकी कमी हो जाएगी,
तो उसके प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको पूरा डिटेल में ये चीज़ बताई थी बेसिक से लेके। तो यही चीज़ यहाँ पे मेन है कि अगर कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में वो चीज़ जो है कम होने, उसकी कमी आने वाली है मार्केट में, तो क्या करेगा बंदा? अभी के अभी जो है कंज्यूमर जो है खरीदना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे पता है फ्यूचर में उसकी कमी आ जाएगी, प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही, और ऐसी कमी आ गई कि पता चले कि हमें मिल भी ना पाए, तो वो उस गुड़ को अभी परचेज करना शुरू कर देगा ना, क्योंकि अभी सस्ता भी है, अभी बहुत सारा अवेलेबल भी है, तो वो बहुत सारा खुद भी खरीद सकता है, ताकि फ्यूचर में कमी आएगी तो पता चले कमी के चलते उसे मिले भी ना पाए, दूसरा प्राइसेस भी बढ़ जाए कि अगर वो लेना भी चाहे तो उसे ज़्यादा प्राइसेस देने पड़े। तो यही चीज़ है, ये एक्सपेक्टेशन भी उस पर आ गया। इफ भी अगर यही चीज़ कि वो फ्यूचर में जो है शॉर्टेज को एक्सपेक्ट करता है, तो वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा देगा। अब ये खाली शॉर्टेज को लेके ही नहीं है, ये चीज़ इट में गो फॉर प्राइजेस टू, ये प्राइजेस को लेके भी आता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइजेस को लेके एक्सपेक्ट करते हैं, इफ प्राइजेस में राइज इन फ्यूचर ही में डिमांड इन प्रेजेंट। इसका एक एग्जांपल लेके चल सकते हो आप, गोल्ड। अगर हमें लग रहा है, अंदाजा हो रहा है कि फ्यूचर में जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लोग जो है अभी से ही गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी जो है सस्ता है मार्केट में, अभी हम बहुत सारा गोल्ड ले लेंगे, फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएगा अगर हम तब बेचेंगे कितना फायदा होगा। तो वही चीज कि अभी सस्ता मिल रहा है तो उसको अभी खरीद लिया, क्योंकि पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। तो वो शॉर्टेज, जो क्वांटिटी की शॉर्टेज जो या प्राइसेस को लेके हो, वो एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि हमने जो है हमारी डिमांड क्या चल रही है, हमने कितना खरीदना, कितना लेना है एंड ऑल। तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड बताता है हर अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स को लेके। यहाँ पे जो है डिमांड बताता है प्रोडक्ट की मार्केट एज अ होल, मार्केट के बेसिस पे जो मार्केट डिमांड फंक्शन है, पूरी मार्केट क्या क्या डिमांड कर रही है। अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट डिमांड फंक्शन है, इसमें भी फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, एन वाई डी। अब यहाँ पे एन और वाई डी, ये चीजें जो 5 फैक्टर्स है, ये वही सेम टू सेम है जो इंडिविजुअल में है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में वो फैक्टर्स तो सारे आएंगे ही आएंगे जो इंडिविजुअल में आते हैं। यहाँ पे बस इन्होंने 2 फैक्टर्स और ऐड कर दिए मार्केट डिमांड फंक्शन में, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एन और वाई डी है। एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को। एक इंडिविजुअल से पॉपुलेशन का क्या रिलेशन, तो इसीलिए ये मार्केट में आता है। दूसरा वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम तो फैक्टर है ही है जो इंडिविजुअल में भी आता है, मार्केट में भी आता है। वो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है। अब एक सिंगल पर्सन है, वो अपने आप में ही थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके पास तो जो है सो है इनकम, तो इसलिए ये भी मार्केट में आता है आपका। तो ये इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन लोगों के पास ज्यादा इनकम है, किन के पास कम है, कैसे जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है एज इन अ होल इकोनॉमी। जहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी इन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे में बताया था, ये वही चीज है इनकम को लेके। तो इनके इन फैक्टर्स को जो है हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। बाकी सारे फैक्टर्स को जो इंडिविजुअल में थे वो ही मार्केट में भी रहेंगे। सो अब जानते हैं अदर फैक्टर्स को लेके। जो मार्केट डिमांड फंक्शन में जो फैक्टर्स है उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो 2 फैक्टर्स जो इंडिविजुअल से अलग है, एक्स्ट्रा है, वो है पहला पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज क्या बताता है, डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइस वर्सा। पहली चीज तो ये डिमांड बढ़ती है अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। क्यों? अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा लोग होंगे डिमांड करने को, ज्यादा लोग होंगे डिमांड करने को, तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड बढ़ेगी। ओके, और ये जो है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी अफेक्ट करता है। कॉम्पोजिशन का मतलब थोड़ा सोचिए, इसका मतलब होता है कि कितने मेल्स है या कितने फीमेल्स है, वो भी डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर उसको चेंज करने में। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर जो है फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है किसी कंट्री में, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो डिमांड है फीमेल गुड्स के लिए, जो गुड्स फीमेल यूज करती है जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए एंड ऑल, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन भी इस तरीके से चेंज करता है। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से आप मान सकते हैं कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली अनइक्वली। इनइक्वालिटी है ज्यादा के इक्वालिटी ज्यादा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में।
If income is more equally distributed, demand increase and vice versa. That is as if income is unequally distributed, more population is poor, so demand increase. यही चीज बोलना चाहता है। अगर देखिए इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है इक्वल में, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, तो लोग ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, सोच के देखिए। अगर जो है इनकम बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, अनइक्वालिटी है, रिच के पास बहुत ज्यादा पैसे है, रिच के पास अगर ज्यादातर पैसा रिच के पास रहेगा तो ज्यादातर इकोनॉमी के लोग तो पुअर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पुअर होंगे तो डिमांड कम नहीं हो जाएगी, वो पुअर लोग ज्यादा कुछ खरीद पाएंगे, ज्यादा कुछ डिमांड कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। अगर वही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो पुअर लोग होने चाहिए थे वो भी अब मिडिल क्लास में तो आ जाएंगे कम से कम, तो वो भी डिमांड कर पाएंगे, रिच तो डिमांड कर ही रहे हैं, तो इस तरीके से डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है इक्वली और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का डिमांड पे। ओके, तो इसके साथ हमारे ये फैक्टर्स खत्म हुए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट्स द फिफ्थ टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। अब तो आप सब कुछ ही समझ चुके होंगे सब लोग ही कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। इतनी देर से हम जाने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, बारे में उसके देखे जा रहे हैं। तो यही चीज है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यही कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन ये भी याद रखिए, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी की चीजें कांस्टेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप हो। बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे फैक्टर्स को, जो हमने इतने सारे फैक्टर्स देखे अभी पीछे डिमांड फंक्शन में, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। यही अजम्पशन है कि जैसे फैक्टर्स थे, एक फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो ये पहला अजम्पशन ही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा अजम्पशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर डजंट चेंज, इनकम भी हमारी सेम है। तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डोंट चेंज, जो रिलेटेड गुड्स है उनका भी प्राइस सेम रहना चाहिए, उनमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चौथा, कंज्यूमर डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी इन द फ्यूचर, कंज्यूमर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखे कि फ्यूचर में, जैसे वो सोचता उसे लगे कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्वांटिटी एंड ऑल, वो ऐसी भी कोई एक्सपेक्टेशन ना करे। तभी जो है प्राइस को लेके उसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा क्वांटिटी डिमांडेड का। ओके, बाकी सारी चीज जब कांस्टेंट रहेंगी। सो दीज आर द पॉइंट्स, इनको लेके ही जो है लॉ ऑफ डिमांड बनता है। ये इसके कुछ असम्पशंस है। चलो थोड़ा और जाते हैं आगे लॉ ऑफ डिमांड में। तो अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन व्हाई मोर इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल और व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यही चीज ये बताता है जब प्राइस गिरता है तो हम और ज्यादा क्यों खरीदते हैं। इसके पीछे का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। मैं मानता हूँ वो सस्ता हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इससे पता थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है। पहला तो यही, इसके बारे में आप सबको पहले भी बता चुका हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करना हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। ओके, एज मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। कोई भी हम जैसे जैसे और यूनिट्स किसी चीज की कंज्यूम करते रहते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी साथ के साथ डिक्रीज होती रहती है। अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमें कम खुशी मिल रही है, तो हम उसके लिए हर सक्सेसिव पॉइंट पे, हर सक्सेसिव यूनिट पे कम से कम प्राइस देना चाहेंगे, क्योंकि अब हमें इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिल रही। पहले तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी तो हम बहुत ज्यादा प्राइस देने को तैयार थे। जैसे जैसे वो कम होते जा रही है, हम और ज्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं, यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है, तो हम कम जो है प्राइस देना चाहेंगे। तो यही चीज है, इधर हम क्वांटिटी ज्यादा देते जा रहे हैं तो और प्राइस हम कम से कम देना चाह रहे हैं। तो यही चीज पहला पॉइंट के इनवर्स रिलेशन आया। दूसरा, इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पे बात है इनकम इफेक्ट की। अब आप लोग सोचोगे इनकम इफेक्ट तो वो था कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन की बात कैसे है, अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इट शोज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट as real income of a consumer rises due to decrease in the price। हमने पीछे अभी assumption में पढ़ा था कि इनकम कंज्यूमर की सेम रहेगी, तो यही चीज है यहाँ पे इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है रियल इनकम की। रियल इनकम
आई थिंक आपको कुछ आइडिया होगा, अगर नहीं है तो सोच के देखिए। मेरी इनकम है 1000 रुपए, ओके। एक गुड है वो है 500 रुपए का, तो मैं कितने गुड्स ले पा रहा हूं? 2 गुड्स ले पा रहा हूं। यही बात अगर मेरी इनकम तो अभी भी 1000 रुपए है, उसका प्राइस हो गया कम, वो हो गया 500 के बजाय 250 रुपए का, तो मैं कितने गुड्स ले पाऊंगा? 1000 रुपए से 4 गुड्स ले पाऊंगा। मेरी इनकम तो सेम रही, लेकिन क्या बढ़ी? मेरी रियल इनकम। ये चीज हुई मेरी रियल इनकम। प्राइस के कम ज्यादा होने से हमारी इनकम में जो फर्क आएगा कि हम जो है उस उतनी ही इनकम से कितना ज्यादा परचेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये बात आई रियल इनकम की। तो जब प्राइस कम होता है, हमारी इनकम तो सेम होती है, लेकिन हमारी अब रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो हम जो है और ज्यादा जो है डिमांड कर पाएंगे। तो यही चीज जो है यहाँ पे इनकम इफेक्ट शो करता है। तीसरा हमारा पॉइंट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन, आप सब्सटीट्यूट करना जानते हैं ना, आपको बता चुके हैं हम जब आईसी में पढ़ रहे थे कि एक गुड के बदले दूसरे को सब्सटीट्यूट करना पड़ता था हमें। तो यहाँ पे देखिए, सब्सटीट्यूशन एक तरीके से वही चीज है। It refers to substitution of one good for another when it becomes relatively cheaper than others. So the cheaper one is substituted for other. Okay, यहाँ पे ये बात हो रही है कि अब देखिए बहुत सारे गुड्स थे, एक्स वाई जेड, समझ लो 3 गुड्स है। अब एक्स का प्राइस कम हो गया, एक्स का प्राइस कम हो गया, तो एक्स जो है अभी भी बाकी के मुकाबले सस्ता हो गया। अब बाकियों के मुकाबले सस्ता हो गया तो हम एक्स ज्यादा खरीद पाएंगे, बाकियों के बदले एक्स को सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, एक्स और ले पाएंगे उनके बदले में। अब क्यों? क्योंकि अब वो और ज्यादा हमें सस्ता मिल रहा है एक्स, तो हम अब एक्स और ज्यादा लेंगे। तो यही चीज है, उन दोनों गुड्स के बदले हम एक्स और ज्यादा लेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उनको आपस में। ओके, तो ये हुआ हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। When price falls, more and more of buyers can purchase it, so demand expands. अब जब प्राइस किसी उसका फॉल होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको अब खरीद पाएंगे, क्योंकि अब वो सस्ता हो गया। तो जो लोग पहले नहीं भी उसको कंज्यूम कर पा रहे थे, उनके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतने पैसे नहीं थे, तो अब वो और अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या हुआ, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो और भी ज्यादा लोग यहाँ पे जो है उसको लेने के लिए आ पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, तो जो है डिमांड बढ़ जाएगी। पांचवा, डिफरेंट यूजेस। अब कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके डिफरेंट अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मिल्क, पहले एक बंदा है जो ज्यादा मिल्क नहीं ले पा रहा, लेकिन मिल्क के हम देखो कितने सारे यूजेस होते हैं। आप उससे दही बना सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो, खीर बना सकते हो, एंड भी मिल्क के बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं, है ना। अब अगर उसका प्राइस फॉल हुआ तो चाहे जरा सा प्राइस फॉल होने पे ही हम उसको जरूर जाके लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे अलग अलग यूजेज है, खाली एक सिंगल यूज ही नहीं है। तो प्राइस फॉल होने पे भी हम उसकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस है, उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत फायदे के लिए हमारे लिए मिल्क लेना। ओके, तो यही चीज यहाँ पे शो हो रही है, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है उसके, तो कैसे वो हो सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बता सकते हैं कि डिमांड कब स्लो डाउन करता है। उनसे रिलेशन में इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गाइस, हमने देखा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे भी कुछ ऐसे गुड्स है जो इसको फॉलो नहीं करते। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी याद है हम पीछे जब हमने देखा था 2 टाइप के गुड्स, नॉर्मल गुड्स जो फॉलो करते थे, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में कुछ ऐसे थे जो फॉलो करते भी थे, इट वॉज रिटन मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। तो याद है, इससे पता चलता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे गुड्स है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? देयर इज इनवर्स रिलेशन। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है, अगर जो है डिमांड इंक्रीज होगी अगर प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी अगर प्राइस डिक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, इनवर्स नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो पहला आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन प्रोफेसर वेबलन ने थे, इन्होंने बताया था, टोल्ड दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। इफ देयर प्राइसेस आर लो, they won't be considered
आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड डिमांड फॉल्स। तो ये बता रहे हैं कि ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसे टाइप के गुड्स हैं जो डिमांड ही इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे प्रीशियस डायमंड्स। अब जो डायमंड्स है वो लोग क्यों खरीदते हैं? शो ऑफ करने के लिए ना, कि देखो मैंने कितना महंगा डायमंड खरीदा है। अगर वो डायमंड बड़ा सस्ता सा मिल रहा हो तो लेने का फायदा क्या? उसका कोई यूसेज तो है नहीं। ये लोग ऐसी चीजें या फिर विंटेज कार्स जो होती है वो लोग क्यों लेते हैं? शो ऑफ करने के लिए ना, कि देखो मैं कितनी महंगी महंगी चीज खरीद रहा हूँ, कितनी महंगी महंगी चीज खरीद रहा हूँ। वो लेते ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर वो सस्ता सा होगा तो लेने का फायदा ही क्या है? क्यों क्यों फायदा उसको लेने का? क्या फायदा उसको लेने का बताओ? इसलिए जब उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है। ओके। दूसरा, गिफिन गुड्स। अब अभी मैंने आपको जैसे बताया था नॉर्मल गुड और दूसरा इंफीरियर गुड ना। इंफीरियर गुड्स में कुछ इंफीरियर गुड्स फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, इसी टाइम पे करते हैं। तो गिफिन गुड्स होते हैं, दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आपको मैंने डिटेल में समझाया था क्या होता है। गिफिन गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी लो क्वालिटी होती है। ओके, शोइंग वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। सो दे हैव देयर डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस, आई मीन विद डिक्रीज इन प्राइस। तो जैसे ही उनका प्राइस कम हो जाता है, उनको लोगों को उन गुड्स को खरीदना इसलिए पड़ रहा होता है, बड़ा अपने समझ लो दिल पे पत्थर रख के खरीदना पड़ रहा होता है कि नहीं जी मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इतना ये इंफीरियर गुड खरीदना पड़ रहा है। जैसे ही उसका प्राइस जरा सा कम होगा, धम उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं जी अब मैंने ये खरीदना ही नहीं है। तो इसके ऊपर इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफीरियर गुड है। ओके, इवन व्हेन दे आर वेरी, ये बहुत ज्यादा चीप भी होते हैं बाकी गुड्स से, लेकिन फिर भी इस पे जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। सो अगर इनका डिमांड प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज हो ही जाती है। दिस इज कॉल्ड गिफिन पैराडॉक्स। ये जो पॉजिटिव रिलेशन शो करता है इसी को ही हम गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये गिफिन गुड्स से रिलेटेड है और पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स। तीसरा, इररेशनल जजमेंट। यहाँ पे इररेशनल जजमेंट की बात हो गई। रैशनैलिटी, रैशनल आपको सब पहले ही मैं बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं, उनको थोड़ा और समझेंगे। यहाँ पे बेसिकली आप देखते हैं, लॉ फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। अब जो है ये लॉ फेल हो जाता है जब जो कंज्यूमर है वो एक गुड की क्वालिटी को उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इफ देयर इज वेरी चीप सेकंड हैंड कार पीपल माइट थिंक इट्स बैड क्वालिटी सो डिक्रीज इट्स डिमांड। अब लेके चलते हैं एक एग्जांपल इसी का, यही कि समझिए कोई एक सेकंड हैंड कार की मार्केट होती है, वहां पे जो है वो कार्स बहुत, कोई ऐसी कार है जो सेकंड हैंड तो है, अच्छी भी कार है, लेकिन वो बहुत सस्ती मिल रही है। तो लोग यही सोचेंगे कि हो सकता है टूटी फूटी हो, कोई दिक्कत हो उस कार में, इसलिए वो इतनी सस्ती में बेच रहा है। इसलिए लोग जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को वो कर देंगे, सस्ता बिक रहा है फिर भी इसकी डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसके पीछे ये भी हो सकता है रीजन, जरूरी तो नहीं है कि वो टूटी फूटी है कार इसीलिए जो है सस्ती बिक रही है। उसके पीछे का ये भी रीजन हो सकता है कि उस बंदे को ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए हो, इसलिए वो सस्ते के सस्ते में बेचना चाह रहा है अपनी कार को, बहुत जल्दी में हो पैसे की नीड उसको, ये भी रीजन हो सकता है ना। तो यही चीज, तो यहाँ पे इरेशनल जजमेंट की बात आ गई। और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए रिच लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, महंगा बहुत है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, तो रिच लोग जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है, इससे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड को लेके। ओके, लेट्स मूव फर्दर। So guys, our next topic is change in quantity demanded and change in demand, या फिर movement along और shift in demand का। तो पहला है change in quantity demanded। हम यहाँ पे देखते हैं change in quantity demanded को movement along demand curve भी कह सकते हैं। तो movement along demand curve है क्या?
मूवमेंट along demand curve is change in quantity demanded due to change in on price of the commodity, other things being constant. अब जब किसी जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा किस चीज को लेके, जब उस कमोडिटी का अपना प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, वही मूवमेंट अलोंग डिमांड का कहलाएगा। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करना चाहिए, तभी जो है मूवमेंट अलोंग डिमांड कब होगा, और कोई फैक्टर जो है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, सिर्फ अपने प्राइस की वजह से अगर जो है क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज आएगा वो अब कहलाएगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कव। ओके, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब कमोडिटी का प्राइस कम हो और उसकी डिमांड बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, तो वो कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। while decrease in quantity demanded due to increase in price is called contraction। अब जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो रही है किस रीजन से, प्राइस बढ़ने से, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये एक एग्जांपल, ये प्राइस है, समझ लो पहले प्राइस 1 था और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 5 थी, फिर प्राइस जब 5 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 1 हुई, तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है इस पे प्राइस 1 क्वांटिटी डिमांडेड 1 है और प्राइस 5 है, और जो पॉइंट बी है दोनों डायग्राम में ही जब प्राइस हमारा 1 है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 5 है, तो ये हमारा एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया, क्यों, क्योंकि प्राइस पहले 5 था, प्राइस कम होकर 1 हुआ, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, अब हम ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं 1 से 5 तक। तो यू कैन से जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड मूवमेंट, डिमांड कर्व के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट में, ए टू बी में, वो हमारा एक्सटेंशन है। वही कॉन्ट्रैक्शन उससे अपोजिट, यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट में बी टू ए की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। क्योंकि यहाँ देखो हमारी क्वांटिटी कम हो रही है, पहले 5 थी, जब ए पे गए तब हमारी क्वांटिटी 1 हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ के 1 से 5 हो गया। तो यही जो अपवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। इसमें क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो रही है, इसमें ज्यादा हो रही है, और ये होता किस वजह से, अपने खुद के प्राइस में चेंज की वजह से। तो यही मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, क्योंकि यहाँ देखो हम डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, यहाँ बी से ए की तरफ, इसी कर्व के ऊपर जब हम मूव करेंगे तो वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हुआ। ओके, अब हम जाएंगे अगले पॉइंट पे जो होगा चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट। अभी हम शिफ्ट के बारे में भी जानते हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है क्या, अभी हमने मूवमेंट में तो देखा जब ऑन प्राइस की वजह से जो है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। अब शिफ्ट में ऑन प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जब डिमांड कर्व में चेंज आता है, पूरी डिमांड में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो वो आता है हमारा शिफ्ट का पॉइंट। कि अभी हमने बहुत से फैक्टर्स देखे, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके अंदर, प्राइस भी था और भी अदर फैक्टर्स, तो बाकी सारे जो फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के, तो वो ही शिफ्ट में हमारा आता है। When entire demand curve shifts upward or downward due to change in the factor other than its own price. When demand rises, it's called increasing demand. When demand falls, it's called decreasing demand. जब डिमांड जो है या फिर क्वांटिटी डिमांडेड तो शिफ्ट होती है, बढ़ती या कम होती है, पूरी डिमांड भी उसके साथ कम ज्यादा हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, और जितने भी फैक्टर्स है ऑन प्राइस को छोड़ के। अगर वो इंक्रीज होती है, राइज होता है हमारा डिमांड, तो वो इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। अगर हमारा डिमांड फॉल होता है तो वो डिक्रीज कहलाएगा। तो कॉजेस क्या क्या है इंक्रीज के, व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइज, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड हम ज्यादा करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा पीछे। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जब बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल होंगे तब भी हमारी डिमांड बढ़ेगी। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ मूव्स इन फेवर ऑफ गुड, जब हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उसके फेवर में जाएंगे, मतलब हमें और हम ज्यादा प्रेफर करेंगे ये गुड्स, हमें और ज्यादा पसंद आएंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में हमें लगेगा कि इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसके प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, तो हम जो है अभी जो है ज्यादा खरीदेंगे। इसके अपोजिट डिक्रीज में ही है, जब हमारी इनकम कम होगी तब डिमांड हम कम करेंगे,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जब फॉल होगा तब भी डिमांड कम करेंगे, जब प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का राइज होगा तब भी हम डिमांड कम करेंगे, डिक्रीज होगी जब हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट जाएगी उस गुड के, जब हमें वो कम पसंद आने लगेगा, उसके अगेंस्ट हमारे टेस्ट जाएंगे, हमारे प्रेफरेंस जाएंगे, तब भी डिमांड डिक्रीज होगा। और जो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है टेंड टू राइज इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में लगेगा कि अब बहुत सारे अवेलेबल होने लग जाएंगे तो हमें अपने आप ही लगेगा कि फ्यूचर में जब बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, तो अभी हम डिमांड कम कर देंगे कि फ्यूचर में जब सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे, अभी इतना ज्यादा क्यों वो करना। ठीक, तो यही चीज है। तो इसके साथ ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स प्राइस देखो यहाँ दोनों पॉइंट्स में 10-10, जब हमने पिछले मूवमेंट में देखा था तब प्राइस चेंज हो रहा था 1 to 5 या 5 to 1, इधर प्राइस जो है दोनों जगह सेम ही है 10 और 10, लेकिन क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, क्वांटिटी 20 to 30 हो रही है, इधर क्वांटिटी रिड्यूस होकर 30 to 20 हो रही है। जब क्वांटिटी बढ़ रही है इन सारे फैक्टर्स में से किसी फैक्टर की वजह से तो हमारा डिमांड कब राइट में जाएगा, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि प्राइस 10 to 10 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड कब राइट वर्ड जा रहा है, बढ़ रहा है, डी से D2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, इधर से इधर आगे को बढ़ रहा है। अब जब इधर से पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि क्वांटिटी 30 to 20 हो रही है, कम हो रही है, तो ये इधर से लेफ्ट की तरफ पीछे को जा रहा है। ओके, तब ये डिक्रीज हो रहा है, इन किसी फैक्टर्स की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज ये इंक्रीज, इधर प्राइस तो सेम ही रहेगा लेकिन और किसी फैक्टर्स की वजह से जब भी होगा तो ये शिफ्ट होगा। अब आप अगर रीजन जानना चाहे कि ये शिफ्ट और मूवमेंट होता क्या है, क्योंकि देखिए ग्राफ में हर जगह यहाँ px और यहाँ पे qx, ये y एक्सिस पे ये ग्राफ हमें y एक्सिस पे प्राइस शो कर रहा है और x एक्सिस पे क्वांटिटी। जब क्वांटिटी और प्राइस में कोई चेंज आएगा तो इसी ग्राफ के ऊपर जो कर्व है उसी के ऊपर मूवमेंट होगी, जैसे हमने पीछे देखा था मूवमेंट अलोंग, तो उसी के ऊपर मूवमेंट हो रही थी। लेकिन जब और कोई फैक्टर में चेंज आए, एक कोई फैक्टर चेंज है लेकिन कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो रहा है, तब वो शिफ्ट हो जाएगा कर्व, उसके ऊपर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्वांटिटी है, लेकिन यह फैक्टर्स और कोई है जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगी उसके ऊपर। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। अब हम देखेंगे कि क्रॉस प्राइस मतलब एक पर्टिकुलर गुड के ओन प्राइस का इफेक्ट नहीं, अलग अलग डिफरेंट गुड्स का प्राइस का इफेक्ट कैसे पड़ता है डिमांड पे। यहाँ पे बेसिकली हम दो गुड्स की बात ही करें, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इनके बारे में आपको मैं पहले भी बता ही चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। बाकी फिर भी देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का, जैसे आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड कौन से हुए जो एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, जैसे टी कॉफी, या तो टी पी सकता हूँ या कॉफी पी सकता हूँ, कॉफी नहीं मिल रही चाय पी ली, चाय नहीं मिल रही कॉफी पी ली, एंड ऑल नथिंग एल्स। अगर देखो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, समझ लो टी जो है हमारा नॉर्मल गुड है, कॉफी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है। अब जो है सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो मैं टी ज्यादा खरीदूंगा, जो लोग पहले कॉफी ले रहे थे वो भी टी पे आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉफी के बदले टी को, कॉफी महंगी हो गई है तो टी खरीदेंगे। तो समझो यहाँ पे ये पहले डिमांड का हमारा ये था D1, प्राइस हमारा सेम ही रहा, टी का ऑन प्राइस तो अभी भी P1 ही है, लेकिन कॉफी का प्राइस बढ़ा है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और भी लोग जो है डिमांड करेंगे, हम भी और ज्यादा डिमांड करेंगे, टी की कॉफी कम लेंगे, तो हमारा डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आगे जाएगा फ्रॉम D1 to D2। यही अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हम बैकवर्ड चले जाएंगे फ्रॉम D2 to D1। तो ये यही चीज बताता है पॉजिटिव रिलेशन, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है अपने ओन गुड की। ओके, यही कॉम्प्लीमेंट्री उसके अपोजिट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से हुए, जैसे यही मैंने इसी का एग्जांपल आपको देके बताया था, पेन और इंक। अगर जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए, समझ लो ये जो पेन है इसका प्राइस बढ़ जाए अचानक से, तो लोग इंक भी कम खरीदेंगे। प्राइस तो अभी भी पेन का इतना ही है P1, लेकिन अब इंक महंगी हो रही है, इंक का प्राइस तो अभी भी इतना ही है P1, लेकिन अब पेन महंगा हो रहा है तो लोग इंक भी कम करेंगे डिमांड, तो ये बैकवर्ड से जाएगा फ्रॉम D2 to D1। यही अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज हो गया तो क्या होगा,
अब समझो कि पेन का प्राइस जो है गिरना शुरू हो गया, तो मैं इंक भी ज्यादा डिमांड करूंगा, तो फिर ये राइट वर्ड चलेगा, क्योंकि देखो इंक का प्राइस तो अभी भी इतना ही है P1, लेकिन डिमांड उसकी बढ़ चुकी है। तो ये जो है नेगेटिव रिलेशन शो करता है, नेगेटिव। ओके, ये जो है पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, ये नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन शो कैन से। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखा, इनकम का भी आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जब मैंने बताया था कि इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन उसमें भी जब हम पहले उसको डिस्कस कर रहे थे हमने दो अलग अलग गुड्स के उस पर बताया था। इनको हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी शो कर रखा है। जब दो गुड्स होते हैं नॉर्मल और इंफीरियर, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वही चीज जब इनकम बढ़ेगी, सी जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड हमारी D1 से D2 की तरफ आगे को शिफ्ट हो गई, बढ़ चुकी है। वही इनकम अगर डिक्रीज होगी तो D2 और D1 पीछे की तरफ जाएगा। प्राइस यहाँ दोनों जगह सेम है, ये जो चेंज आया इनकम के चेंज होने की वजह से आया है, और इनकम के चेंज होने पे यानी कि प्राइस के अलावा और भी फैक्टर के चेंज होने से शिफ्ट होता है डिमांड में, और वही चीज यहाँ हुई है। इंफीरियर गुड में नेगेटिव, नेगेटिव क्यों हुआ इनकम इफेक्ट, इनवर्स क्यों हुआ? अब यहाँ देखो इनकम बढ़ रही है तो डिमांड जो है D2 से D1 की तरफ चलेगी। सोच के देखिए, इंफीरियर गुड आपको पहले ही बता चुका हूँ, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हुए। अब हमारी इनकम बढ़ चुकी है तो हम जो है अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, क्यों अब हम जो है लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ, चेंज हो जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे उस तरफ। क्यों? क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ चुकी है। यही अगर हमारी इनकम कम हो गई, यहाँ तो देखो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई क्योंकि इनकम बढ़ी, यही इनकम हमारी कम हुई तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? और पहले ही समझ लो हम जो है इंफीरियर गुड खरीद रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हम हाई क्वालिटी भी ले पा रहे थे। अब हमारी इनकम और ज्यादा कम हो गई है, तो जो थोड़ा बहुत भी हाई क्वालिटी ले पा रहे थे वो भी नहीं ले पा रहे, तो हमें और ज्यादा इंफीरियर ही लेना पड़ेगा। तो सी, इंफीरियर की डिमांड और आगे शिफ्ट हो गई D1 से D2 की तरफ, टू द राइट। तो यही चीज थी, इसको हमने यहाँ जाना। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का इस वीडियो का, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड। और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आपको अभी हमने पहले भी बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स उसमें आते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, फैशन क्या चल रहा है एंड ऑल, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। जैसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स कुछ चीजें होती है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो हम वो टाइम टू टाइम लेते ही रहते हैं क्योंकि हमें काफी ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो वो हम उसकी डिमांड बहुत रेयर ही करते हैं। ट्रेंड्स एंड फैशन, आजकल मार्केट में फैशन किस टाइप का चल रहा है, कौन से कपड़े मार्केट में चल रहे हैं जिनका फैशन चल रहा है, तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। जिसका फैशन खत्म हो चुका है उसकी डिमांड कम कर देंगे एंड ऑल। तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट पे भी चेंज हो जाता है। कपड़े जो है गर्मियों में अलग पहनते हैं, सर्दियों में अलग पहनते हैं। गर्मियों में आप आइसक्रीम वगैरह जाके खाओगे, बिल्कुल खाओगे, गर्मी लग रही है, ठंडा ठंडा पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत यूज करोगे एंड ऑल। तो यही चीज यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात क्या हुई? अगर देखो जो ये फैक्टर्स है ये उसके फेवर में है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइक्स बढ़ गए, हमें वो ज्यादा पसंद आने लग गया। क्लाइमेट ऐसा चल रहा है कि हमें ठंडी चीजें चाहिए, और वो चीज जो है अभी ट्रेंड में भी चल रही है, फैशन में भी चल रही है, तो देखो ऑब्वियस ही बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी। फ्रॉम D1 टू D2 राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। प्राइस चाहे सेम ही रहेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। रही बात अगर जो है वो हमारे पसंद नहीं है, हमारा डिसलाइक में है, हम उसे पसंद नहीं करते, ट्रेंड उसका फैशन खत्म हो चुका है, अब नई नई चीजें आ गई मार्केट में, और क्लाइमेट कंडीशन ऐसी चल रही है, अब वो सर्दियों के चीजों के कपड़े थे अब हमें वो पसंद ही नहीं है, प्लस उसका ट्रेंड भी फैशन भी खत्म हो गया, अब गर्मियां आ गई है, तो वो कौन खरीदेगा? तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, चाहे प्राइस सेम रहे फिर भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके साथ जो है ये हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं डिमांड को लेके। तो हमने एक चीज देखते हैं अब, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म तो हुआ, हमने बहुत कुछ जाना डिमांड के बारे में, बहुत सी सारी चीजें जानी पूरी वीडियो में। अब आप बार बार ये देख रहे होंगे कि प्राइस या इन अदर फैक्टर्स को लेके डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है। हम अपनी जो अब नेक्स्ट वीडियो चलाने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसमें एक चीज आपको पता चलेगी। बेसिकली उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यू गॉट एनी आइडिया व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिक से आप मतलब समझ सकते हो थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके।
आप एक ले लो ये पेन, इसको आप खींचने की कोशिश करो, ये खींचेगा नहीं। एक रबर बैंड है, जिसे आप थोड़ा सा खींचोगे वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। एक दूसरा रबर बैंड है जिसको खींचोगे जो बहुत ज्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इलास्टिसिटी यही चीज हुई, कोई कौन सा कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, ये चीज यही शो करना चाहता है। अब इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे जो है इनकम के बढ़ने से पहले हम 5 क्वांटिटी ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं ये 10। इधर हम ये 4 ले रहे थे पहले, अब हम ये ले रहे हैं 6। ये हमें पता, हमने देखा कि 5 से 10 पे शिफ्ट हुआ, 4 से 6 पे शिफ्ट हुआ। मैंने ग्राफ बना तो दिया, लेकिन मुझे पता कैसे चला कि 5 से 10 तक गया या 4 से 6 तक गया? किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से, या और कुछ के चेंज होने से डिमांड में तो चेंज आ रहा है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है, कितना वो इलास्टिक है, कितना जो है उसमें चेंज आ पा रहा है, कितना वो स्ट्रेच हो पा रहा है, कैसे पता चलेगा? यही हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। उसमें हम समझेंगे, निकालना सीखेंगे, पता लगाएंगे। अभी तो हमें खाली यही पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये याद रखना टॉपिक, इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है, क्या तरीके हैं, क्या क्या फैक्टर्स है, सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो है इलास्टिसिटी, जिसमें हमें सारे फैक्टर्स पता चलेंगे, पता चलेगा तरीका कि कैसे निकाल सकते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किस फैक्टर को लेके, वो हमें बताएगा इलास्टिसिटी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई गेस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं भी बहुत खुशी से और वीडियोस बना पाऊंगा। मैं भी खुश होकर बनाऊंगा, आप भी खुश होगे। जब मैं कोई टीचर अच्छे से खुशी से पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट्स को भी और पसंद आती है वो वीडियो, और वो भी अच्छे से समझ पाते हैं। सो प्लीज आई विल बी डूइंग माई बेस्ट, आप भी हेल्प कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो that will be related to elasticity of demand. Thank you.